Thank you, Asha ji. The respected Chancellor, Dr. Umesh Gautam in absentia, the Honorable Vice Chancellor, Professor Y.D. Arya Sahab. I also heard the Honorable Director, I heard the Honorable Deans, Registrar Sahab, Chief Proctor Sahab, Advisory Board members, including I also heard Professor Jitendra Nath ji, Dr. Arvind Shukla ji, very interesting remarks he made. Thank you so much. Professor Nalin Verma, my friend, and Dr. Rakesh, my student, Amritansh Mishra, and all esteemed faculty members, heads of department, and participants from across the country, and my dear fellow panelists. This internet has enabled me over the last 1.5 years to travel across the country and rather across the world. And I'm really privileged to be now in Bareilly today. We have always heard about Bareilly ka bazaar, where the jhumka fell. So today finally online also I have reached Bareilly. I am sure one day, very soon I will get the opportunity to visit your esteemed institution and meet all of you. Thank you for inviting me, and congratulations for hosting a major conference in which leading lights from both media and media education are participating. And this is a very important topic, role of media during COVID-19 pandemic. We have been discussing this for a pretty long time. But what is interesting is that this is a subject which needs to be studied and studied and studied. I have been telling my research scholars also that now we should have a lot of PhD in this area. देखिए, हम पहली बात, यहाँ बहुत बातें रखी गई है और शायद मैं थोड़ा विस्तार से उन बातों को रखूँगा. बाकी मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके यहाँ मीडिया के प्रति इतनी जागरूकता है आपके विश्वविद्यालय में. माननीय कुलपति से लेकर सभी अधिकारी मीडिया के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं, और जिस विश्वविद्यालय में मीडिया के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हो तो वहाँ का मीडिया विभाग का सफल होना तो सुनिश्चित है. मैं समझता हूँ कि देखिए, हम एक ऐसे महामारी से निपट रहे थे जिससे पूरा मानवता पहली बार आमने सामने आया है. हमें कोई अंदाज़ा नहीं था. वी हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट दिस प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट. मीडिया तो छोड़िए, डॉक्टर्स को कोई अंदाज़ा नहीं था. अभी भी शायद ये बहस का विषय है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई. चीन से हुई, मैन मेड है या कुदरती है, वुहान के लैब में तैयार हुई या एनिमल मार्केट से निकला. वी हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया इवन टुडे. कॉन्स्पिरेसी थियरीज अबाउंड कि वहाँ ये जानबूझकर ये बायोलॉजिकल वेपन है इत्यादि. इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं. WHO पर भी एक्यूजेशन हुआ है और पूरे दुनिया में इसको लेकर है, और अभी भी किसी पुख्ता हमने न इसका जवाब मिला है, नहीं अभी तक ये भी पता चला है कि इसके क्या क्या लॉन्ग टर्म रैमिफिकेशंस हैं. जहां वैक्सीन्स डेवलप करने में 1 से 2 दशक लग जाते हैं, देयर वी आर डीलिंग विथ अ प्रॉब्लम. हमने 6 महीने 7-8 महीने के अंदर हम लोगों ने वैक्सीन तैयार किया, और हमें ये नहीं पता कि उसके क्या दूरगामी असर है, उसका फ़ायदा कितना है, हमें नहीं मालूम. हम ट्रायल बाय एरर पहले हाइड्रोक्लोरोक्विन से शुरू किया, जो ट्यूबरकुलोसिस का ड्रग है, वहाँ से लेकर हम लोगों ने फिर रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी और पता नहीं कितने एक्सपेरिमेंट करके आज हम इस स्टेज में पहुँचे. हाँ, हमारी शब्दावली काफ़ी बड़ी हो गई है. अब घर घर में लोग जानते हैं कि
कई आप जो है प्लेटूइंग से लेकर लॉन्ग कोविड से लेकर ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ग्रीन फंगस, बहुत पब्लिक के बीच में बहुत शब्दों का प्रयोग जो है बड़े खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा है कोविड को लेकर, और इससे कन्फ्यूजन भी बढ़ रहा है। ये एक अलग विषय है, मैं इस पे बाद में आऊँगा। लेकिन हमें एक चीज़ समझना चाहिए कि जिस तरीके से पूरे विश्व भर के सरकारें, याद रखें कि यूएस और ब्राज़ील जैसे मुल्कों ने हिंदुस्तान से हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है वो आयात किया था, तो विश्व भर में इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो सरकारें अंधकार में थी, मेडिकल फ्रेटर्निटी अंधकार में थी, हमें पता नहीं इससे कैसे निपटना है। अब जाके कुछ ऐसा लगता है कि कुछ आइडिया लग गया है इसके रैमिफिकेशंस के बारे में। और मीडिया, जायज़ है कि मीडिया इसमें कोई विशेषज्ञ नहीं है, मीडिया के पास सेकेंडरी इंफॉर्मेशन ही रहता है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। तो मीडिया भी इससे जूझ रही थी। और जैसे कि यहाँ कई वक्ताओं ने कहा, मैं अक्सर कहता हूँ, अभी आई टेंड टू एग्री विथ डॉक्टर अरविंद शुक्ला जी, कि मीडिया हैज़ बिकम द फेवरेट विपिंग बॉय। अब कुछ भी इस देश में गड़बड़ होता है तो हम दो ही लोगों को ब्लेम करते हैं, या तो पॉलिटिशियंस को या मीडिया कर्मियों को। ये नेशनल एक पैशन बन गया है। और शायद हम ऐसे करके हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने लोकतंत्र को कमज़ोर भी कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। राजनीति के प्रति भी मैं ये नहीं कह रहा कि राजनीति में सब दूध के धुले हैं, बट राजनीति के प्रति अगर एक नकारात्मक रुख अगर हमारे युवा पीढ़ी में आ गया, इट कैन बी वेरी फेटल फॉर डेमोक्रेसी। अच्छे लोग राजनीतिक प्रक्रिया में होने चाहिए। तो इसलिए फिल्मों से लेकर हर एक में राजनीति को बहुत ही घटिया और गंदा बताया जाता है। कुछ लोगों के वजह से पूरे प्रोसेस को गलत कहना ठीक नहीं है। कुछ गलत लोग ज़रूर हर पेशे में हैं, हमारे आपके पेशे में भी है, शिक्षकों में भी हैं, डॉक्टर्स में भी है, लॉयर्स में भी है। वो कहते हैं एक गंदी मछली पूरे तालाब को ख़राब कर देती है। तो लेकिन अच्छे लोग भी हैं, पॉलिटिक्स में भी है, एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छे लोग हैं, जर्नलिस्ट में भी बहुत अच्छे लोग हैं। तो लेट अस नॉट पेंट एवरीबडी विद द सेम ब्रश। तो जैसे मैंने कहा कि मीडिया, ये देखिए, मीडिया में सबकी इंटरेस्ट रहती है। मुझे नहीं मालूम कितने विश्वविद्यालयों ने, अभी तक मैंने कहा कि लगभग 200 विश्वविद्यालयों में मैंने पिछले साल भर के अंदर आई हैव एड्रेस्ड कॉन्फ्रेंसेस, प्राइवेट, गवर्नमेंट, स्टेट, सेंट्रल, आई हैव एड्रेस्ड वेबिनार्स। But I am yet to see universities organizing webinars on the role of doctors, the role of lawyers, the role of so many other professions. वो इसलिए कि we are open to criticism. हमारी सबसे बड़ी खूबी इस मीडिया बरादरी की ये है कि हम लोग आपस में ही अपने बारे में भी हम लोग अपनी खुद की मजम्मत करते हैं, और शायद यही हमारी ताकत भी है। शायद कोई और पेशे के अंदर इतना बर्दाश्त का, एक बाबा रामदेव ने डॉक्टर्स के एलोपैथी के बारे में कह दिया तो पूरे करोड़ों का लाइबल और डेफमेशन लेके पूरे देश के डॉक्टर्स पड़ गए उनके पीछे। और इस हिसाब से तो अगर मीडिया कर्मियों के बारे में जो बोला जाता है, अगर मीडिया कर्मी पीछे पड़ गए तो आधा देश के खिलाफ केस लग जाएगी। लेकिन मीडिया पीपल आर नॉट हाइपर सेंसिटिव अबाउट क्रिटिसिज्म। उनको पता है कि जब आप पब्लिक डोमेन में हैं तो यू शुड बी रेडी टू फेस द फ्लैग ऑल्सो। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मीडिया हर पैमाने पर सही है, नहीं, ऐसा नहीं। जो कमियां आपको समाज में दिखती है वो कहीं ना कहीं मीडिया में भी आपको दिखेगी, क्योंकि ये कोई जन्नत से निकल आए फरिश्ते नहीं हैं मीडिया में। ये इसी समाज से निकले हुए हैं, इन्हीं निम्न मध्यम और मध्यम परिवारों से
निकले हुए हैं, किसान के बेटे हैं, मज़दूरों के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं। तो वो सब कमियां जो समाज में हैं कहीं ना कहीं उनमें भी प्रतिबिंबित हो सकती है। हाँ, मीडिया में आने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है समाज के प्रति, एक संवेदनशीलता होती है जिससे मीडिया हमेशा प्रेरित रहती है। कुछ बदलने का, कुछ करने का एक जज्बा वो आपको मीडिया में लेके आती है। मैं भी ऐसे ही आया था मीडिया में। तो इस बात को हमें जहन में रखने की आवश्यकता है। कोविड-19 में यहाँ जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात रखी, देखिए आंकड़े, बहुत सारे आंकड़े हैं, क्योंकि अनलाइक अदर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या प्रोफेशंस जहाँ पूरा रजिस्टर होता है, जहाँ पूरा एक जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हुआ, बार काउंसिल हुआ, इनके पास पूरा रजिस्टर्स बने हैं, लाइसेंसेस इशू करते हैं, इनको आइडिया होता है डॉक्टर्स का कितना संख्या है। हमें अभी तक नहीं मालूम, लेकिन रफली कोई बताता है कि 700 के करीब पत्रकारों ने अपनी मतलब उनकी कुर्बानी, उनकी बलिदान इस पूरे कोरोना के समय में हुआ है। और उनमें से कई लोग कोई कोविड हॉटस्पॉट से, कोई इंटेंसिव केयर यूनिट से, कोई शमशान घाट से, कोई कब्रिस्तान से, कोई कंटेनमेंट जोन से रिपोर्टिंग कर रहे थे। और उन्होंने हर तरह के जोखिम उठाया, जैसे यहाँ बताया गया। कोरोना योद्धाओं के अग्रिम पंक्ति में अगर डॉक्टर्स हैं तो पत्रकार भी रहा है, क्योंकि किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इज कम्युनिकेशन। चाहे वो डिजास्टर सिचुएशन हो या कोई भी सिचुएशन हो, आप कम्युनिकेशन के बगैर आप लोगों तक पहुंच नहीं सकते हैं। और अगर इस देश में बहुत बड़े तादाद में, हमने काफ़ी संख्या में लोग खोए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर बहुत बड़ी संख्या में अगर लोग बचे हैं, हमारे गुर्बत, जहालत, सफाई नहीं होने के बावजूद अगर हमारा डेथ रेट यूएस, ब्राज़ील के तुलना में पर मिलियन डेथ रेट अगर सबसे लोएस्ट है या लोएस्ट में से एक है, तो उसका कारण यह है जो जागरूकता, जिसमें मीडिया की एक बहुत अहम भूमिका रही है। इस बात को हम माने, मीडिया ने न सिर्फ ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, मीडिया ने आए दिन, आप कोई भी चैनल खोलिए, विशेषज्ञों को, डॉक्टर्स को, चिकित्सकों को बिठा के पैनल डिस्कशंस करवाए। जो भी नए प्रश्न हैं, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, चाहे वो आपके बुखार को लेकर हो, जुकाम को लेकर हो, इस दौरान आपके वैक्सीनेशन को लेकर हो, टीकाकरण को लेकर हो, ब्लैक फंगस को लेकर हो, ऐसा कोई विषय नहीं है जो सामने आया और उस पर टेलीविज़न चैनल्स ने और अखबारों ने चर्चा नहीं की। मीडिया के एक बड़े तबके ने बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभाई। देखिए, मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पोलियो कम्युनिकेशन रिव्यू टीम का एक सदस्य रहा हूं, और उस दौरान मैंने देखा था, पोलियो के दौरान, कि वैक्सीन रेसिस्टेंस यानी कि टीकाकरण का विरोध, कई साजिश की थ्योरीज चल पड़ी थी कि ये अमेरिका का हथकंडा है, इससे जो है एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इसका उद्देश्य एक समुदाय की आबादी कम करने के लिए है, इस वैक्सीनेशन के बाद फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करेगा। ये सब हमने देखा है। और वैक्सीनेशन के आने से पहले ही मैंने भी अपने विश्वविद्यालय में भी मैंने इस विषय को उठाया। जब हमने यूनिसेफ के साथ पत्रकारों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, तो हमने कहा कि ये आने वाला है 100%,
वैक्सीन पर हेजिटेंस इस बार भी आएगा। जब भी कोई वैक्सीन आया है उसको लेकर, देखिए हमारे पड़ोस में पाकिस्तान जैसे मुल्कों में वैक्सीनेशन वर्कर्स को गोली मारकर ख़त्म कर दिया गया था कि आप वैक्सीनेशन कैसे दे रहे हैं। पोलियो वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूँ। एंड सेम चीज़ हमने देखा। और प्लीज़ रिमेंबर, ये वैक्सीनेशन रेजिस्टेंस सिर्फ गरीब परिवारों में या अनपढ़ लोग या कम पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं थी। मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं, इंक्लूडिंग पत्रकार, इंक्लूडिंग इवन डॉक्टर्स, इंक्लूडिंग हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, जिन्होंने वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया और कहा कि भैया कोई भरोसा नहीं, इससे क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। और कई लोगों ने तो अब लगाना शुरू किया, जब देख लिया कि नहीं कई लोग वैक्सीन के बाद भी जिंदा बच गए हैं, चलो फिर तो हम भी लगा देते हैं। वैक्सीन के प्रति एक रेजिस्टेंस रहा है। मैं कुछ दिन पहले बेंगलोर के एक मशहूर डॉक्टर को मैं सुन रहा था, वो बता रहे थे कि उनका जो हॉस्पिटल है वो एक पोश अपमार्केट इलाके में है बेंगलोर में, लेकिन वहाँ जितना वैक्सीन आया उसका 1/3 भी नहीं लगा, क्योंकि वहाँ के जो लोग एफ्लुएंट संपन्न इलाके के लोग आके नहीं लगवा रहे थे। अब यही बात ग्रेटर नोएडा के गांव में भी, एमपी में भी कुछ गांवों में, इस बार मन की बात में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो डायरेक्ट एक ग्रामीण व्यक्ति से बात भी किया और उनसे बातचीत के दौरान बात किया कि भाई क्यों नहीं आप लगवा रहे हैं, क्या कारण है। सो वैक्सीनेशन के बारे में ये जो गलतफहमियां, और उसके लिए आप व्हाट्सएप विश्वविद्यालय को भी दोषी ठहरा सकते हैं कि व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के माध्यम से जो ज्ञान, हम तो कहते हैं कि अक्सर की जो देश नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला के लिए जाना जाता था, वहाँ का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय आज व्हाट्सएप विश्वविद्यालय है। यहीं से सारा ज्ञान अर्जित हो रहा है। तो इसके कारण भी काफ़ी वैक्सीनेशन का जो है, फिर एक एंटी वैक्सीनेटर लॉबी भी है जो कहती है कि वैक्सीनेशन देने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो बड़े बड़े फार्मा कंपनियों की साजिश है पैसे बनाने की। इस तरह के आरोप लगाने वाले भी हैं। तो गलतफहमियां बहुत है, और ऐसे समय में वैक्सीन को लेकर भी एक जागरूकता बनाए रखना, मास्किंग को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग को लेकर, सैनिटाइजेशन को लेकर, ये मीडिया की अहम भूमिका रही है। हमारे एक मित्र हैं, उत्तराखंड में हैं, अमर उजाला के संपादक हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके पास एक रिपोर्ट आई जिस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि वैक्सीन लेने से नपुंसकता होगी। उन्होंने ही रिफ्यूज टू पब्लिश दैट। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि अच्छी सुर्खियां बनेगी, लोग जरूर पढ़ेंगे, मसालेदार खबर है, लोग जरूर पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने कहा यह खबर का न सर न पैर, कोई शोध पर आधारित नहीं है, कोई रिसर्च बैक्ड नहीं है, there is no evidence, this is merely based on speculation, so I am not publishing it। इसलिए उन्होंने छापा नहीं उसको। तो उनको कई और उनके जो दूसरे सहायक संपादक और बाकी लोगों ने, उनकी एडिटोरियल टीम के लोगों ने कहा कि अरे आप नहीं छापेंगे तो बाकी लोग छाप देंगे, बाकी अखबार। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, उनके अखबार थोड़ा ज़्यादा बिक जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरह की खबरें मैं नहीं छापूंगा। नाउ दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी। और ऐसे बड़े बड़े अखबारों ने बहुत अहम भूमिका निभाई। मीडिया में बहुत सारे, चाहे वो डॉक्टर्स को लेकर हो, नर्सेस को लेकर हो, पैरामेडिक्स को लेकर हो, जागरूकता बढ़ाई, सुरक्षा कर्मियों की जिंदगी के बारे में बताया गया। सबसे बड़ी दो बातें हुई हैं, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई वुड लाइक टू हाईलाइट इस कोविड काल में। दो मैं समझता हूं कि कभी कभी अंधकार के जब बादल
घिरे होते हैं तो उसमें कभी कभी उम्मीद की किरण, और मुझे पत्रकारिता के 2 उम्मीद के किरण नजर आए, राजा 3-4 नजर आए, मैं वो साझा करना चाहता हूं आपसे। पहली बात कि हमने देखा बड़े बड़े पत्रकारों को, इंक्लूडिंग दोज पीपल हु रन यूट्यूब चैनल्स, मेन स्ट्रीम चैनल्स, सब जमीनी स्तर पर रिपोर्ट करने के लिए गांव गांव पहुंच गए। अन्यथा ग्रामीण क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जहां या तो कोई किसान आत्महत्या करें या कोई विरोध प्रदर्शन हो सरकार के खिलाफ, इसके सिवाय आप कभी कृषि क्षेत्र का या ग्रामीण क्षेत्र का बहुत ज्यादा चर्चा सुनने को नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है टारगेट बेस्ड, जो रीडरशिप बेस्ड कंटेंट। यानी कि हमारा अगर टारगेट ऑडियंस में ग्रामीण व्यक्ति नहीं है तो फिर हम उसके बारे में क्यों लिखें। तो इसलिए मुझे एक दिक्कत है जब कई लोग दिल्ली के अखबारों को या मुंबई के अखबारों को राष्ट्रीय अखबार कहते हैं, तो मैं कहता हूं नहीं, दिल्ली का अखबार दिल्ली का क्षेत्रीय अखबार है, मुंबई का अखबार मुंबई का क्षेत्रीय अखबार है, बरेली का अखबार बरेली का अखबार है, भोपाल का अखबार भोपाल का अखबार है। इनको राष्ट्रीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बड़े महानगरों से प्रकाशित होता है। क्योंकि दिल्ली के अखबार में गुड़गांव में बड़े बड़े अपार्टमेंट में पानी का जमावड़ा हो जाता है बारिश के चलते, वो बड़ी खबर है। असम में या पूरा असम और बिहार डूब रहा है, ये उनके लिए बड़ी खबर नहीं होती है। उनके लिए है कि भाई गुड़गांव के अपार्टमेंट में पानी भर गया, या मुंबई में अमिताभ बच्चन साहब के घर में जो है वहां पानी भर गया, ये बड़ी खबर है उनके लिए। और चाहे हजारों लोग डूब रहे हो, नुकसान हो रहा हो बिहार में या असम में या अन्य राज्यों में, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो फिर वो राष्ट्रीय किस बात के हुए? तो ये सब स्थानीय खबरें हैं, स्थानीय अखबार है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज बड़े तादाद में सब लोग गए, और वहां क्या स्थिति है, ये जो मजदूरों का पलायन हुआ, माइग्रेशन हुआ, एंड फॉलोइंग द माइग्रेशन व्हाट आर द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स PHCs इन द रूरल एरियाज, प्राथमिक सेवा केंद्रों का, स्वास्थ्य केंद्रों का क्या हाल है, इसको जानकारी दी। वहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहां जॉब का सिचुएशन क्या है, क्राइसिस, वहां मनरेगा जैसे योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, हाउ दे आर बीइंग इंप्लीमेंटेड, इस पर जो है सवाल पूछे गए, वहां के जो है तथ्यों को लेकर आए। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा इस कोविड के दौरान पत्रकारिता में जो अच्छा एक ट्रेंड देखने को जो मिला, वो है कि पुनः हम बैक टू ग्रास रूट्स, हम वापस गांव में जाकर गांव की जो 70% की हमारी आबादी जो गांव में है, उसकी तरफ फोकस चला गया। वहां किस तरीके से कोविड फैल रहा है या नहीं फैल रहा है, वहां क्या हालात हैं, इसको लेकर रिपोर्टिंग। और मुझे उम्मीद है कि ये सिर्फ कोविड तक सीमित नहीं होगा, ये आगे चलकर भी ग्रामीण इलाकों के बारे में ज्यादा से ज्यादा कवरेज देखने को मिलेगा। दूसरा, मैं जो सकारात्मक पहलू मैंने देखा वो है कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग वो वापस आ गई है। कई सालों से हम लोग दुखी थे कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग तो हो ही नहीं रहा है, ट्रायल बाय मीडिया हो रहा है। और ये हमने कोविड के दौरान भी देखा, वो भी ट्रायल बाय मीडिया भी था। सुशांत सिंह राजपूत का पूरा जो मामला था वो ट्रायल बाय मीडिया का था, वी सॉ दैट, वो भी हमने देखा। लेकिन एक अच्छी चीज है कि पत्रकारिता में रिपोर्ट के चलते कई प्रदेश सरकारों को अपने आंकड़े रिवाइज करने पड़े। डेथ का जो फिगर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, उनको रिवाइज करना पड़ा।
चाहे उन्होंने कुछ भी उसका बहाना दिया हो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो टैली नहीं कर पा रहे थे, रिकंसाइल नहीं कर पा रहे थे, या कुछ भी कह रहा हो। कई राज्यों में 4000 डेथ फिगर्स को जो है बढ़ा दिए, तो कहीं 5-6 हजार फिगर्स को बढ़ा दिए। इसका एक बड़ा कारण जो है इसका मीडिया का इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है, जहां उन्होंने आंकड़ों को मिलाया, उन्होंने अस्पतालों के आंकड़ों को देखे, उन्होंने जो है शमशान घाटों के आंकड़ों को देखे, आपस में उनका डेटा जर्नलिज्म अगर सही रूप में आपको दिखा हाल फिलहाल में, तो वो आपने यहां देखा जहां मीडिया हर जगह पहुंच गई और सच को बाहर निकालने का प्रयास किया। ये एक सराहनीय पहल थी। एक और बार हम पब्लिक वेलफेयर का जो जर्नलिज्म है, कई बार यहां भी जिक्र हुआ, डॉक्टर जितेंद्र नाथ जी ने भी कहा कि एक आम जनता का मुद्दा क्या चर्चा में आ रही है या नहीं, और उन्होंने ही उसका जवाब भी दिया कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हो रही, तो इवन दिल्ली जैसे बड़े शहर में अस्पतालों में जब ऑक्सीजन की किल्लत हो रही, तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज वेर कॉन्टैक्टिंग द मीडिया डेस्परेटली एंड मीडिया वाज कवरिंग इट मिनट टू मिनट कि आप 15 मिनट का ऑक्सीजन बचा है इस अस्पताल में, जल्दी से जल्दी पहुंचाइए। 10 मिनट का ऑक्सीजन बचा है, इसको पहुंचाने की जरूरत है। और उस सक्रिय भूमिका के वजह से कई जानें बच गई। कई जगह जहां उपलब्धता नहीं थी, लेकिन हां बड़े नुकसान भी हुए। दिल्ली के बड़े बड़े बत्रा अस्पताल जैसे अस्पतालों में कई लोगों की ऑक्सीजन के अभाव में मौत हुई। यह दुखद है, लेकिन कई लोगों की जान भी बची क्योंकि मीडिया ने एक सक्रिय भूमिका निभाई और राज्य और केंद्र सरकारों को चेताए, उनको सचेत किया और उनको मजबूर किया कि वो ऑक्सीजन की सप्लाईज को बढ़ाएं। लाइफ सेविंग ड्रग्स रेमडेसिविर जैसे उसका सप्लाई को एनहेंस करें। बहुत सक्रिय भूमिका रही। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो रही है, पब्लिक वेलफेयर को लेकर जो जर्नलिज्म है वो आपने देखा। आपने जो है एक और भूमिका देखी। हम अक्सर बोलते रहे कि मीडिया सिर्फ सूचित करती है। हमने ये सारे डॉक्टर्स को लाकर, जो लोग हर पैनल में बिठा के हर विषय के बारे में जो चर्चा हुई है, वो मीडिया की शैक्षणिक भूमिका में थी। मीडिया एजुकेशनल रोल। सो मीडिया हैज टू नॉट ओनली इन्फॉर्म बट मीडिया ऑल्सो हैज टू एजुकेट। एक और आयाम जो इस पूरे कोविड के दौरान दिखा गया वो ये था कि मीडिया ने कई प्रेरणादायी समाचार उसको खोज के निकाला और उनको उजागर किया। ऐसे कहानियां अभी कल मैं पढ़ रहा था कि मथुरा शहर में एक केरल से आकर बसे हुए नाई ने अपनी बिटिया को आईएएस कराने के लिए उन्होंने हर रोज अपने ऑटो रिक्शा नहीं, अपने बार्बर शॉप में, नाई के दुकान में वो पैसे बचाते थे और 5-6 लाख रुपए उन्होंने अपनी बिटिया को सिविल सर्विस कराने के लिए इकट्ठा किया था। लेकिन जब ये कोरोना का क्राइसिस हुआ तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनके आसपास जो काम करने वाले हैं वो सब भूखमरी का सामना कर रहे थे। तो उन्होंने वो जो पैसा, उनकी बेटी ने उनसे कहा कि पापा पैसे तो बाद में भी इकट्ठा कर लेंगे, आईएएस तो मैं बाद में भी कर लूंगी, लेकिन अभी इस पैसे से आप लोगों को 2 वक्त का खाना पहुंचाइए। और वो पैसा पूरा उन्होंने अपने आसपास के मोहल्ले में कई घरों में दिन में 2 बार खाना पहुंचाने का काम किया और उस पैसे को खर्च किया। ऐसे न जाने कितने आम लोगों की, मैं सरकार के पहल की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे आम लोगों ने जिन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए, हज के लिए पैसा संभाल के रखा था, लेकिन उसको उन्होंने खर्च कर दिया
कोरोना पीड़ितों को मदद करने के लिए फल और सब्जी बेचने वाले अपने कमाई का एक हिस्सा उन्होंने लोगों को खिलाने में, और कुछ नहीं तो पलायन करते हुए मजदूरों को पूरा का पूरा ठेला खिला दिया केले का। जाओ, ये आम आदमी है जो शायद अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुगाड़ने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, उन्होंने इस तरीके का, न जाने कितने आपके विश्वविद्यालय में, हमारे विश्वविद्यालय में और जगह, हम सब ने अपने अपने मंथली सैलरी में से एक हिस्सा दे दिया। ऐसे न जाने इस पूरा समाज का एक रेसिलियंस सबके मन में था, किसी के लिए कुछ करना है, हम सब ने किया यथाशक्ति। ये इसको भी मीडिया ने हाईलाइट करके सोसाइटी को मीडिया नॉट ओनली इन्फॉर्म्ड, नॉट ओनली एजुकेटेड, बट ऑल्सो इंस्पायर्ड। एक इंस्पिरेशन की जो भूमिका है वो भी मीडिया के इस कोरोना काल में रही है। और आगे चलकर मीडिया ने, मैंने जैसे कहा, इन्वेस्टिगेटिव, डेटा जर्नलिज्म, इस तरह की बातें आई। मीडिया एक तरह से पार्टनर बन गई। जो मीडिया की भूमिका हम कहते हैं, मीडिया हैज टू सर्व एज ए ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। लोगों की शिकायतें, लोगों की उम्मीदें उसको सरकार तक पहुंचाई, और सरकार के योजनाओं को, सरकार के प्रावधानों को, व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने का भी काम किया। और ये नहीं कि सिर्फ दवाइयों को लेकर, या अभी मैं कल एक मीडिया रिपोर्ट पढ़ रहा था, देख रहा था रेदर टीवी चैनल में, और बड़ी अच्छी रिपोर्ट थी। हम सब ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं और अभी भी हम ऑनलाइन हैं, लेकिन गांव के ऐसे कई बच्चे जो एक डिजिटल डिवाइड के कारण जिनको ऑनलाइन का एजुकेशन नहीं प्राप्त हो रहा था, मैंने ऐसे कहानियां भी देखी कि किस तरीके से ड्रॉप आउट रेट्स हुए हैं। ये पलायन करके जो वापस चले गए, वो बच्चे स्कूलों से ड्रॉप आउट हो गए और वापस उनको खेतों में भेज दिया गया, उनकी पढ़ाई खत्म कर दी गई। और उस मुद्दे से लेकर आगे चलकर मैंने वो कहानियां भी देखी जिसमें किस तरीके से मोबाइल है लेकिन इंटरनेट नहीं है, तो कोई पहाड़ के ऊपर, मिजोरम में पहाड़ के ऊपर चढ़कर टावर को कैच करने की कोशिश कर रहा है। तो कल मैंने देख रहा था, शायद उत्तर प्रदेश के किसी गांव से एक नज़ारा वो दिखा रहे थे कि किस तरीके से स्कूली और कॉलेज के छात्र गांव के एक कोने में एक टावर के पास पहुंचकर पेड़ों के ऊपर बैठकर टावर से वो लोग सिग्नल पकड़ के किस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन अपना कर रहे थे। इस कठिनाई को भी उजागर किया। तो एक तरफ हम जरूर ऑनलाइन एजुकेशन और बाकी चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन उसमें जो कठिनाइयाँ उसके समक्ष लोगों को सामना करना पड़ रहा है, राशन मिलने में जो दिक्कत हो रही है, उन सब विषयों को लेकर भी मीडिया ने एक जागरूकता अभियान जरूर छेड़ा। देखिए, यहाँ चर्चा इस बात को लेकर भी हुई कि मीडिया में जो है नकारात्मकता के बारे में मैं यहाँ थोड़ा बहुत सहमत हूँ। विशेषकर जब बहुत सारी मौतें हो रही थी तो कई जगह रिपोर्टिंग शमशान घाट से ही सुबह का दिन शुरू होता था। आंख खुलते ही टीवी चैनलों में चलते हुए चिता, अखबार खोलते ही उसमें फ्रंट पेज में पूरा चिताओं का एक नजारा। हाँ, ये तो समाज की सच्चाई थी, उस वक्त की हकीकत था, वो मीडिया ने उसको दिखाया। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि क्या ऐसे होना चाहिए। फिर एक बीच में आप लोगों ने भी चर्चा सुनी होगी कि डॉक्टरों ने कह दिया है कि भाई आप अखबार पढ़ना और टीवी देखना बंद कर दो फिलहाल, इससे मानसिक अवसाद होता है, यू विल गेट इनटू ए डिप्रेशन। देखिए, मीडिया अपना भूमिका निभाएगी। मीडिया का काम यूजुअल चीजों को दिखाना नहीं है, अनयूजुअल चीजों को दिखाना है। वो हमारे यहाँ मीडिया में एक डेफिनेशन है, यहाँ मीडिया के कई
अध्यापक और मीडिया के शिक्षक और मीडिया के छात्र भी जुड़े हुए हैं। When a dog bites a man, it is no news. When a man bites a dog, it is news. ये बेसिक डेफिनेशन न्यूज का हमें सिखाया गया। तो कोई भी चीज, मैन बाइटिंग ए डॉग इज अनयूजुअल, कुत्ता आदमी को काटता है ये तो स्वाभाविक है, लेकिन आदमी भी कई बार ऐसे घटनाएं भी आई है कुत्ते को काटता है, तो वो फिर हाईलाइट हो जाता है जो अनयूजुअल है। जहाँ 4 चिताएं या 6 चिताएं दिन में जलती है, वहाँ अगर 600 चिताएं जलेंगी तो मीडिया तो दिखाएगी। लेकिन हाँ, क्या उसको टीआरपी के हिसाब से दिखाया गया, क्या सनसनी फैलाई गई, इस पर मैं समझता हूं कि इन्वर्टिस में भी, माखनलाल में भी शोधार्थियों को शोध करने की आवश्यकता है, सर्वे मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करके, कि क्या उससे मानसिक अवसाद बढ़ा, ताकि आगे आने वाले किसी क्राइसिस में हम इसमें से कुछ सीखें। क्या सोसाइटी को एक डिप्रेशन में जाना पड़ा? कई लोग कोरोना होते ही ऐसे उनके मन में एक खौफ पैदा हो गया कि इसका मतलब है कि मौत। हम आंकड़े जब दिखाते थे कि आज 3000 की मौत, आज 5000 की मौत, तो शायद हमारा जो उसी समय शायद 1 लाख जो रिकवरी हो रही थी उसमें शायद उतना फोकस नहीं था। तो अगर हम कहते कि 6000 की मौत जरूर हुई है, लेकिन बहुत सफलतापूर्वक 1 लाख लोग सफलता से इसको सामना करके निकल कर आए हैं, और उनकी कुछ कहानियां भी हम शायद दिखाते, तो शायद समाज में जो एक अवसाद बन गया था, एक डिप्रेशन, एक मानसिक अवसाद डेवलप हुआ लोगों को, मतलब कई लोग हॉस्पिटल में नहीं गए इस डर से, क्योंकि उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल जाने में तो मौत हो जाएगी, क्योंकि कई हॉस्पिटल्स का दिखा रहे थे। लेकिन कई ऐसे हॉस्पिटल्स भी थे जहां से लोग बहुत बच के निकल रहे थे। उसी हॉस्पिटल में जहां दिन में 20 मौत हो रही थी, वहां 200 लोग रिकवर होकर भी निकल रहे थे। यह भी एक सच्चाई थी। उस सच्चाई को शायद कहीं ना कहीं म्यूट कर दिया गया, उस सच्चाई का वॉल्यूम शायद कम रखा, क्योंकि जीना शायद खबर नहीं है, मरना खबर बन गया था उस समय। कोई सफलता से जी गया, जिंदा है, वो खबर नहीं थी। उस वक्त का जो हेडलाइन था वो मौत थी। उस वक्त जिंदगी हेडलाइन में नहीं थी, मौत हेडलाइन में थी। इसलिए शायद जो मर रहे थे उन्हीं को महत्व दिया गया, जो कामयाबी से जी रहे थे, इसका सामना कर कर बच के निकल रहे थे, शायद उन पर भी, मुझे लगता है आज एक मीडिया कर्मी के नाते, 3 दशक से ऊपर पत्रकारिता किया, मीडिया शिक्षक के नाते, देश के मीडिया के प्रतिष्ठित संस्थानों को, भारतीय जनसंचार संस्थान, माखनलाल, इसके एक प्रमुख के नाते, आज जब मैं पलट के देखता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आगे चलकर हमको ये वही कहानी है कि हम कहते हैं समाज में अपराध बढ़ रहा है। वो इसलिए कि अपराध होते हैं, खून होता है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, डकैती होती है, लेकिन वो तो फ्रंट पेज में आ जाता है। लेकिन जब सजा दी जाती है, शायद खबर ही नहीं बनती, या कहीं अंदर के पन्नों में कहीं छोटे से कॉलम में होता है कि उसको 10 साल का जो है रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिल गया। इससे क्या होता है कि समाज में ऐसा एक भावना लग जाती है कि अपराध तो होते हैं लेकिन सजा नहीं मिलती है, क्योंकि सजा की आवाज को हम म्यूट कर देते हैं। हर रोज अदालतों में न जाने कितने लोगों को सजा घोषित किया जाता है, कितने घटनाओं में 10 साल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, क्या क्या नहीं सेंटेंसिंग होता है। लेकिन उन खबरों को हम उतना महत्व नहीं देते जितना अपराध को देते हैं। तो स्वाभाविक है कि समाज में लगता है कि अपराध ज्यादा हो रहे हैं, सजा कम हो रही है। सजा के तादाद को भी हमें दिखाना चाहिए।
एक तरफ अपराध तो दूसरी तरफ ये भी दिखाना चाहिए आज किस किस को कितना कितना सजा मिला। नहीं तो ऐसा लगेगा कि सजा तो मिलता ही नहीं है, अपराधी बच के निकल जाता है, जो हकीकत नहीं है। हकीकत ये नहीं है। तो इसलिए उसी प्रकार मौत तो हो रही थी लेकिन रिकवरी भी खूब हो रही थी। वो भी अगर बराबर एक संतुलन रखते हम और दिखाते तो शायद वो जो खौफ बनी थी, अस्पताल जाने से लोग डर रहे थे। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिनकी मौत इसलिए हुई क्योंकि उनको अस्पताल जाना था, लेकिन अस्पताल जाने के डर से वो लोग नहीं गए, भर्ती नहीं हुए अस्पताल में, और जिस कारण उनका केस बिगड़ गया। उनको वो जो ज़रूरत के जो इंटेंसिव केयर यूनिट, उनको जो वेंटिलेटर्स की ज़रूरत थी वो उनको उपलब्ध नहीं हुआ, जिसके चलते उनकी मौत हुई। ये भी एक विषय है। और भी कई विषय हैं जिन पर और जोर देने की आवश्यकता थी। मसलन राकेश जी 5 मिनट और है या कितना समय और है मेरे पास, ताकि मैं वाइंड अप की तरफ बढ़ूं? राकेश जी, so you do have some time. You can go ahead and take some more. 10 minutes. 10 minutes I have. Yeah, of course. Sir. Okay. By all means. Okay. क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम में ज़्यादा जो है आपके और पैनलिस्टों के बीच में नहीं आना चाहता। That's perfectly fine, sir. थैंक यू। देखिए, मैं समझता हूँ कि कुछ विषयों को लेकर, फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं महिलाओं का इस पूरे, कई जगह कुछ चर्चाएं मैंने जरूर सुनी, लेकिन इस कोविड का क्या प्रभाव पड़ा, उनके मेंटल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ा। मैक्सिमम रिट्रेंचमेंट महिला वर्कर्स का हुआ। घर में उनका जो एक, क्योंकि घर में पूरा परिवार 24 घंटे रहने लगा, तो उनके ऊपर प्रेशर और बढ़ गया। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया था। और इसके चलते आपने देखा कि कई ऐसे सामने कई कहानियां आई जहां आपने मैरिटल डिस्कॉर्ड देखा, घरेलू झगड़ों की संख्या बढ़ गई। अभी कल परसों आप लोगों ने एक अखबार में समाचार जरूर पढ़ा होगा, वो था कि जो फिल्म अभिनेता आमिर खान, उनका जो है उनकी पत्नी किरण राव से उनका डिवोर्स अनाउंस हुआ। तो उसमें खबर में ये आया था कि उनके डिफरेंसेस लॉकडाउन के दौरान सामने आए। लॉकडाउन में ऐसे कई परिवारों में कई समस्याएं उभर कर आई। महिलाओं का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज छिन गया, प्रेशर बढ़ गया बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन और बाकी चीज़ों के चलते। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिस पर बहुत ज़्यादा समाज में चर्चा नहीं हुई। आर्थिक, शारीरिक, क्योंकि उनका घर पे कंसंट्रेशन था तो वो अपना फिजिकल एक्सरसाइजेस और बाकी चीज़ें नहीं कर पाई। डोमेस्टिक हेल्प, मेड सर्वेंट्स जो शहरों में काम करते हैं, घरों में जाते हैं, उनका एंट्री बंद हो गया था। बहुत डेप्रिवेशन का उनका सामना करना पड़ा। जो उनके पार्टनर्स जो दिन रात शराब पीने लग गए, घर में पड़े रहते थे, डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, बहुत सारी घटनाएं सामने आई। इसी प्रकार विकलांग, डिफरेंटली एबल्ड, जरा सोचिए, एक ऐसे समय लॉकडाउन में जब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था तो केयर गिवर्स उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। पेरेंट्स पर प्रेशर ज़्यादा पड़ा, और जो अनाथ थे बच्चे, उनका तो हश्र पूछो ही मत। तो जो बच्चे डिसलेक्सिया से, जो बच्चे जो है और मस्कुलर एंट्रोफी से, जो बच्चे और समस्याओं से जूझ रहे थे, उनकी दिक्कतें और बढ़ी इस दौरान। क्या उन विषयों को मीडिया ने एडिक्वेटली उठाया, या हमारा पूरा फोकस हम सिर्फ हेल्थ सेक्टर की तरफ दे रहे थे? ये भी एक विषय, सोचने वाला विषय है। लेकिन इन सब के बीच में मैंने कहा ना, इट इज ए मिक्स्ड बैग।
इट इज ए मिक्स्ड बैग। मुझे एक चीज पर जो ज्यादा संतोष मेरे लिए, जो मैंने कई विषय गिनवाए आपको कि ये सब हमने पॉजिटिव देखा मीडिया में, तो एक बड़ा पॉजिटिव इन सबके बीच में जो देखा, और वो मैं मानता हूं कि सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है, कि पहली बार मीडिया में बहुत बड़े पैमाने पर पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन, इन दोनों पर जोर गया। आप पिछले 1 साल का कवरेज को एक साथ कर लेंगे और पिछले 10 साल के कवरेज को एक साथ कर लेंगे, तो शायद पिछले 1 साल का कवरेज हेल्थ और एजुकेशन का था वो ज्यादा रहा होगा। इतना इंपॉर्टेंस हेल्थ रिपोर्टिंग को, हर पन्ने में हेल्थ रिपोर्टिंग था। हम लोग चर्चा कर करके थक गए। मैं जब आईआईएमसी का महानिदेशक था, तब मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिसेफ और थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन के साथ मिलकर वी डिजाइंड इंडियाज फर्स्ट critical appraisal skills program in public health communication, and the entire focus was on evidence based reporting. We trained journalists from Amar Ujala, Dainik Jagran, Dainik Bhaskar. We trained faculty at IIMC, at Manu. पूरे देश भर में पब्लिक हेल्थ जर्नलिज्म को लेकर गए, लेकिन देयर वर हार्डली एनी टेकर्स। लेकिन इस बार पहली बार आप देख रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ जर्नलिज्म ही हर जगह दिखाई दे रहा था। हर जगह हेल्थ रिलेटेड रिपोर्टिंग हो रहा था। टीवी खोलो हेल्थ रिपोर्टिंग, डिजिटल मीडिया खोलो हेल्थ रिपोर्टिंग, अखबार खोलो हेल्थ रिपोर्टिंग। हेल्थ के कंसर्न्स ही पूरा डोमिनेट कर रहा था। सिमिलरली शिक्षा के लिए हम लोग तरस जाते थे कि शिक्षा का कोई चीजों को कवरेज नहीं मिल रहा है, लेकिन पहली बार शिक्षा को लेकर इतनी चर्चा, ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर, बच्चों के दिक्कतों को लेकर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर, डिजिटल डिवाइड को लेकर मीडिया में खूब चर्चा आपको देखने को मिला। दिस इज वेलकम। एजुकेशन और हेल्थ को जिस समाज ने फोकस दिया, इंपॉर्टेंस दिया, उस समाज का जो ग्रोथ जो है वो सर्टेन है, क्योंकि ये 2 कोर एरिया में अगर हमने फोकस कर दिया तो मैं समझता हूं कि हमारा देश वाकई बहुत प्रगति करेगा। एज ए सोसाइटी वी विल ग्रो, वी विल डेवलप इफ वी गिव adequate importance to education, to literacy and to health. These are our core areas. और इन 2 एरियाज में मैंने देखा इस बार बहुत कवरेज हुआ, और मैं चाहता हूं कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करें। और हम सबको भी, आपके यहां भी मीडिया डिपार्टमेंट है, और हम सबको भी पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन को लेकर अपने छात्रों को अवगत कराना है, क्योंकि यहां बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आज लोग क्यूरियस हैं। 1-2 अंतिम बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। एक ट्रेंड जो देखने को मिला, एक कंसर्न का है और एक अच्छी बात है। पहले कंसर्न का, चिंता का विषय वो है कि एक इन्फोडेमिक, एन ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन, particularly through digital media, particularly through social media, बहुत बड़े पैमाने में लोगों तक पहुंचा, जनता तक पहुंची, जिसके बाद जनता गुमराह हो गई है। जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि किस बात को माने, किस बात को ना माने। इस तरह के फैलाया गया अफवाहों को। कई घटनाएं तो आप जानते ही है कि मुंबई में ट्रेन जा रही है जबकि टोटल लॉकडाउन था, दिल्ली से बसें जा रही है यूपी बिहार के लिए, टोटल लॉकडाउन था, अफवाहें फैलाई गई। तो दूसरी तरफ मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, फेक नैरेटिव्स, फेक कंटेंट फैलाया गया कि नाक में 4 बूंद जो है आप नींबू का रस निचोड़ दो तो आप कोरोना से मुक्त हो जाओगे। इस तरह की खबरें भी फैलाई गई। वैक्सीनेशन को लेकर मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं कि किस तरह की बातें की गई। एक नोबेल लॉरिएट को कोट करते हुए यह बताया गया कि आपने वैक्सीनेशन लिया, एग्जैक्ट 2 साल के अंदर आपकी मौत होगी। आप में से कई लोगों ने इस तरह के वायरल पोस्ट को देखा होगा। यह तो नेगेटिव हुआ। अब इसमें से एक पॉजिटिव निकला, वो ये है कि फिर से लोगों का विश्वास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन की तरफ जाने लगा।
और जो हमें लग रहा था कि कोरोना के चलते और वैसे भी टेक्नोलॉजी के चलते अखबारें बंद हो जाएंगी, वो शायद वो जो एक ट्रेंड था वो कहीं ना कहीं थम गया। लोगों को लगने लगा कि अखबारों में जो संपादकीय प्रक्रिया है वो मजबूत है। The strong editorial process, the strong filtration process is very strong, due to which fake news या fake content उसका प्रचार प्रसार नहीं होता है, फैक्ट चेकिंग होता है। और वो फैक्ट चेकिंग बहुत जरूरी है। हमें इस देश में एक्टिविस्ट की नहीं, फैक्टिविस्ट की जरूरत है। फैक्ट्स आर सेक्रेड। लोगों को फैक्ट्स या तथ्यों का महत्व समझ में आया। लोगों को लगा कि अब हमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पर हमें ट्रस्ट होना चाहिए, और कहीं ना कहीं इसका सबसे ज़्यादा फायदा प्रिंट को मिला। लोगों का है कि अब प्रिंटेड वर्ड में आज भी रिलायबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि प्रिंट में कोई गलत खबरें नहीं छपी, मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन प्रिंट की विश्वसनीयता बनी रही। ये एक पॉजिटिव एक एट्रीब्यूट देखने को मिला। लोगों को मीडिया के बारे में एक जागरूकता बढ़ी है, और जिसके चलते मुझे उम्मीद है कि मीडिया लिटरेसी या मीडिया साक्षरता, मीडिया को समझना, ये लोगों के अंदर एक इच्छा जग गई है। जहां हम फेक कंटेंट, वायरल न्यूज़, कई चैनल सब चला रहे हैं कि किस तरीके से फेक वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं। एक जागरूकता कम से कम पढ़े लिखे लोगों में होने लगी है, और इसको व्यापक स्तर पर हमको छात्रों से लेकर, यानी कि स्कूली छात्रों से लेकर हमको आम जन तक पहुंचाना है कि मीडिया साक्षरता आवश्यक है। फेक कंटेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, डिस इन्फॉर्मेशन को कैसे पहचानना है, ताकि हम किसी के बहकावे में ना आए। हम तथ्यों के आधार पर जो है अपना फैसला लें। हम मिथक के आधार पर, हम अफवाहों के आधार पर, हम अपना टीकाकरण से लेकर, अपना स्वास्थ्य से संबंधित लेकर, अपने हर विषय को लेकर हम क्रेडिबल, विश्वसनीय सूत्रों से हम लोग समाचार अर्जित करें। ये बहुत आवश्यकता है। ये मैं समझता हूं कि ये जो एक अवेयरनेस बढ़ गया है वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा है। ओवरऑल आई बिलीव, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि यहाँ जिक्र हुआ था कि मीडिया के भूमिका के बारे में, और ये मैं हर जगह कहता हूँ, एंड दैट इज माई लास्ट पॉइंट। देखिए, आप अखबारों के, मीडिया के इकोनॉमिक्स को समझिए। मीडिया, मेजॉरिटी ऑफ मीडिया आर बीइंग रन बाय बिजनेस हाउसेस एंड इंडस्ट्रियल हाउसेस। उनका कहीं ना कहीं मुनाफा उनका एक टारगेट है, और वहां अगर 40 रुपए का अखबार या 30 रुपए का, जिसका छपाई की जो कीमत है वो 30 रुपए है, वो आप 3 रुपए में खरीद रहे हैं, तो ये जो 27 रुपए देने वाला है, चाहे वो उद्योगपति हो, विज्ञापनदाता हो, सरकार हो, वो हावी रहेगा। इसलिए ये उम्मीद करना कि मैं तो 3 रुपए ही दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो निष्पक्ष भी रहे, वो ऑब्जेक्टिव भी रहे, वो एक्यूरेट भी रहे, वो ट्रूथफुल भी रहे, वो फैक्ट बेस्ड भी रहे, ये थोड़ा हमारी उम्मीद को भी हमें कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा कि अगर मैं 400 रुपये का पॉपकॉर्न मल्टीप्लेक्स में बैठ के, सिनेमा में बैठ के खर्च कर सकता हूँ, मैं नेटफ्लिक्स देखने के लिए महीने का मैं जो हूँ 400-500 रुपये खर्च कर सकता हूँ, तो स्वतंत्र सूचना के लिए इंडिपेंडेंट न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स को भी सपोर्ट आपको करना होगा। तब जाकर ही आप, अगर सब कुछ फ्री टू एयर चैनल आपको चाहिए, FTA चाहिए, 2 रुपये में अखबार पढ़ने के लिए चाहिए, और साथ साथ आप ये भी चाहते हैं कि वे स्वतंत्र भी हो, सच्चा भी हो, तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन हमारा बहुत ज़्यादा है। वी शुड ऑल्सो लर्न एज ए पीपल, एज रीडर्स, एज व्यूअर्स, एज लिसनर्स, वी शुड ऑल्सो लर्न टू pay for independent news because it comes at a cost. संस्थाओं को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना पड़ता है,
अगर ग्राउंड में जाके, ज़मीन पे जाके रिपोर्टर जाता है तो उस पर पैसा खर्च होता है, और ये पैसा कहीं से तो आएगी। ये पैसा अगर आपके पास से आएगी तो आपके अनुरूप खबर आएगी। अगर किसी और के पास से आएगी ये खर्चा, तो फिर उसके हिसाब से आएगी। इस बात को समझने की आवश्यकता है। That's all I have to say. I think I have was given 1 hour, and I think I have done almost 1 hour, or perhaps a little more than that. Thank you very much for inviting me, and congratulations once again to the entire university for organizing a very wonderful seminar. मेरा प्रयास ये था कि मैं कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जो ट्रेंड देखे गए इस कोविड के काल में मीडिया में, वो आपके समक्ष लेके आऊं, ये मेरा प्रयास था। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो स्कॉलर्स और जो इसमें जो प्रतिभागी है उनको कुछ लाभ इसका मिला होगा। और मैं बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स में अवेलेबल हूँ, यू कैन कनेक्ट विथ मी। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।